जी, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो मुनज़्ज़म इदारा है और इट मेंटेन्स द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इंटेग्रिटी, और कोई भी काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ना उनको ज़ाया होने देंगे। ये अज़म का इजहार आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किया गया, और ये भी कि कोई भी अबव द लॉ नहीं है। हम जितना भी हो सके इम्पार्शल होकर, ज़ाहिर है फैज़ हमीद के हवाले से बात कर रहे थे। खबरें ये भी हैं कि हसन न्याजी साहब को अडियाला जेल लाया गया है और उसके बाद वहाँ पर भी कोई गुफ्तगू हुई है और कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है खान साहब के हवाले से, लेकिन ये ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है, इसकी तस्दीक हम नहीं कर सकते, लेकिन ये अगर कोई और तरदीद कर दे तो हम बता सकते हैं। लेकिन ये खबर अब तक की हमें ये हमें बावसूख ज़राए से पता चल रही है। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि IMF के हवाले से कुछ एतराज़ात आ रहे हैं। प्रिलिमिनरी मीटिंग में हमारा नाम ही नहीं है, हमें डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। उसके बाद हमारा शेड्यूल में जो कि नाम आना चाहिए था वो नहीं आ रहा, लेकिन मोहम्मद औरंगज़ेब साहब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। साथ साथ ऑफकोर्स पंजाब ने बहुत ही दिल बड़ा करके अपने डेवलपमेंट फंड्स को साइड पे रख के उन्होंने एक रिलीफ दिया आवाम को। 200 यूनिट और 500 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनके लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट कम कर दी गई बिजली। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि IMF ने ऐसा कहा नहीं है और इसकी इजाज़त नहीं दी है, और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने सूबाई हुकूमतों को ये कहा है कि हमें एक पॉलिसी पे आना पड़ेगा और ये सब्सिडीज़ डेवलपमेंट फंड से आप नहीं दे सकते। लेकिन इसके बावजूद आज़मा बुखारी साहब फरमा रही हैं कि ये मीडिया जो है ट्विस्ट कर रहा है स्टोरी को, और ऐसी बात कोई सच नहीं है। सो ऑफ कोर्स कोई कम्युनिकेशन गैप है तो दैट विल बी डिसॉल्व, बट कम्युनिकेशन गैप बलोचिस्तान के हवाले से हमें नज़र आ रहा है। और इस ऐवान में, पार्लियामान में एक अख्तर मेंगल साहब हैं, बलोचिस्तान की बहुत एक मजबूत आवाज़ थे। आज उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। असेंबली आईनी असेंबली नहीं, ये असेंबली आइन के तहत नहीं बनी। हम तो उसमें आप बात करने आए थे, आप हमें वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज, जो गोलियां बरसाई जाती हैं, वो उनको न रोक सके, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। इस सियासत से बेहतर है कि मैं कोई पकौड़े की दुकान खोल दूं। क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का? आईने बेचता हूँ मैं इन अंधों के शहर में। इससे बेहतर है कि सियासत करने से बेहतर है कि मैं पकौड़ों की दुकान खोलूँ। आई मीन आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी सैडनिंग कि एक मजबूत आवाज़ बलूचिस्तान के हवाले से कौम पर जमातों की जो श्रिंक हो रही है स्पेस इन बलूचिस्तान, दैट ऑफ कोर्स इज़ वेरी वेरी वरिसम। और साथ साथ इस तरह से होना, क्या PMLN ये इस्तीफ़ा कबूल कर लेगी और आगे मामला किस तरह से चलाएगी, क्या मना पाएगी? अख्तर मेंगल साहब को याद रहे कि एपेक्स कमेटी जो क्वेटा में होल्ड की गई थी उसमें भी इनको इनवाइट किया गया था, उसमें भी नहीं शिरकत की उन्होंने। उस वक्त भी उन्होंने कहा था मेरे स्टेक्स नहीं है। सो ऑफ कोर्स ही फील्स डिसग्रंटल्ड, डिसअपॉइंटेड, बट ही इज़ नॉट दी ओनली वन। अवाम भी डिसग्रंटल्ड है, डिसअपॉइंटेड है। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन सड़कों पर हैं, और ताज बिरादरी से जो वादे वईद किए गए थे वो भी वफा ना हो सकेंगे, क्योंकि औरंगज़ेब साहब ने क्या कहा है सुनिए। 43% of the sectors in this economy pay less than 1% tax. जो फॉर्म अब FBR की वेबसाइट पे है, आप सब लोग उसको देख सकते हैं कि उसमें हमने कितना उसको सिंप्लीफाई करके उसको आसान कर दिया है, ताकि इस सहूलत में आप टैक्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर सके। बट वन थिंग आई वांट टू बी वेरी क्लियर, दिस इज नॉट गोइंग टू बी टेकन बैक, बिकॉज अगर हमने ये किया तो बाकी जो तबकात हैं, जो इस वक्त वो नाला हैं, वो और मुश्किल में चले जाएंगे। बिकॉज इस मुल्क ने तो आगे बढ़ना है ना, क्योंकि ये महसूलात के बेसिस पे ही मुल्क चलते हैं, चैरिटी से मुल्क नहीं चलते। चैरिटी से मुल्क नहीं चलते, और इसी तरह के जो मामलात हैं इसीलिए ताजिब बरादरी को डेफिनेटली इस टैक्स नेट में आना पड़ेगा। ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था इस वक्त मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का। इस हवाले से और भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले PTI के हवाले से भी बात कर लेते हैं। PTI के उमर अयूब साहब ने आज फिर कहा है कि कौन सी माफ़ी, कैसी माफ़ी, हमें CCTV फुटेज दिखाई जाए, हम अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, ताकि हम अपना मामला साफ कर सकें। और ये हुकूमत बदनीयत है, इसलिए इसके थ्रू हम बात नहीं करना चाहते, इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। सो उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं। हम लोग माफ़ी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफ़ी मांगने की बात नहीं है। 9 मई का जो सिलसिला है वो सामने लाएं, वो CCTV फुटेज लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं वो पुरअमन हैं।
जी, अब ये मामला किधर जा रहे हैं, लेकिन PMLN के हवाले से भी हम आपको बता दें कि नवाज शरीफ साहब अनहैप्पी हैं। हम ये सुन रहे हैं कि वो लंदन जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। हम ये भी सुन रहे हैं कि पंजाब और फेडरल जो हुकूमत है उसमें एक कम्युनिकेशन गैप है जो शायद चाचा भतीजी के दरमियान है या नहीं है। ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू गेट इनटू फैमिली पॉलिटिक्स, लेकिन साथ साथ ये भी याद रहे कि इस वक्त के मामलात जो हैं वो मशर अचकज़ई साहब ने आज खाकान अब्बासी साहब से भी मुलाकात की है और उन्होंने कहा है तहफ़्फ़ुज़ आइन जो मूवमेंट है उसमें वो उसका हिस्सा बने। इसके अलावा भी PMLN में क्या क्या चल रहा है इस पर मालूम करने के लिए कुछ बात करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, साबिक़ गवर्नर हैं सिंध के, PMLN के स्पोक्स पर्सन रहे नवाज शरीफ साहब के और मरियम आकी साहिबा के। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो मोहम्मद ज़ुबैर साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप ज़रा ये फरमा दीजिएगा, ये तो एक तो जो बिजली में रिलीफ दिया गया और आज इसको वापस देना पड़ेगा सितंबर तक, तो ये मतलब हाउ विल दे जस्टिफाई दिस, क्योंकि ये तो बड़ा वो बहुत इस पे बात हुई, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी रिएक्शन दिया, फिर उन्होंने सोलर पैनल्स वहाँ पे देना शुरू किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इफ अगर ये डेवलपमेंट फंड्स कम करके अगर बिजली इस तरह से ही सस्ती करनी है तो फिर भाड़ में जाए सोलर पैनल्स। तो आप इस पे क्या कहेंगे? कोई कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द फेडरल एंड पंजाब हुकूमत? कम्युनिकेशन गैप तो है, लेकिन सना इसका जो बैकग्राउंड है ना, वो बैकग्राउंड ये है कि IMF हमेशा से, आज की बात नहीं, हमेशा से एक चीज़ की शदीद मुखालफत करता रहा है और सही मुखालफत करता रहा है कि ये जो सब्सिडी का चक्कर है इसको ना किया जाए। बिकॉज सब्सिडी देना तो सबसे आसान चीज़ है ना, आटे की कीमत आप कम कर दें तो वो सब्सिडी होगी, प्रेशर होगा हुकूमत, वो उसने किसी ने तो पैसे देने हैं, अगर आप आवाम से नहीं लेंगे तो हुकूमत के ऊपर बोझ पाएगा। चीनी को सस्ती करते हैं, बिजली को सस्ती करते हैं, पेट्रोल को सस्ता करते हैं और वो सब्सिडाइज करें आप, और वो सब्सिडी जो है उसके लिए, उसकी वजह से फिर आपका फिस्कल गैप बढ़ता है तो आपकी बोरिंग बढ़ती है। दैट हिट्स बैक, वही अवाम को सबसे ज्यादा हिट वो करता है। अब और ये आसान होता है करना। पाकिस्तान हैज बीन ब्रॉट टू द ब्रिंक बिकॉज ऑफ दीज सब्सिडीज, क्योंकि मुश्किल काम ये होता है कि आप पावर सेक्टर को सही करें, ताकि पावर सेक्टर सही हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एफिशिएंसी बढ़े, उसके लॉसेस कम हो, कलेक्शन बढ़े एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो और आपकी जो बिजली पैदा करने की कीमत है वो कम हो और वो एक परमानेंट हल होगा आवाम को रिलीफ मिलने का। हम क्या करते हैं, हमें वो तो आता नहीं कर, हम मुश्किल चीजें कर नहीं सकते हैं, उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए होता है, बहुत प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत टाइम चाहिए होता है। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि 14 रुपए पर यूनिट हमने कम कर दिया और आवाम को रिलीफ मिल गया, कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? एंड दैट इज व्हाई IMF हैज कंसिस्टेंटली अपोज्ड पाकिस्तान पॉलिसी कि यार आप, चाहे वो टैक्स सेक्टर हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो कोई और सेक्टर हो, उसको फिक्स करें, उसको ठीक करें, उसमें रिफॉर्म्स करें, और उसकी वजह से जो बेहतरी आएगी उस सेक्टर्स में वो दूरस होगी, वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। उससे बेनिफिट 14 रुपए के 2 महीने के लिए ना कम करें आप, 14 रुपए या 20 रुपए या 25 रुपए। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं और आपके नाजरीन को कि जब PDM की हुकूमत अप्रैल 2022 में आई थी तो 16 रुपए पर यूनिट था एवरेज। अब वो 70 रुपए तकरीबन पहुंच गया, 66 रुपए, 70 रुपए, और कमर्शियल उनके लिए तो बायर्स के लिए वो तकरीबन 80 रुपए के करीब है। अब आप मुझे ये बताएं कि बजाय कि आपको उसको वहां 16 रुपए मेंटेन करना था या कम करना था, आप तो ये कह के आए थे कि हम 12 रुपए पर यूनिट कर देंगे, अब वो 70 पहुंच गए, 70 से आपने 14 रुपए कम कर दिया। वो भी 2-2.5 साल के बाद एफर्ट के थ्रू नहीं, एक सिर्फ के जी डेवलपमेंट फंड्स को वहां से निकालें और यहां लोगों को 2 महीने के लिए बेनिफिट दे दें। So that is why IMF has strongly come back and rightly so कि आप सेक्टर को ठीक करें, आप ये टेम्परेरी रिलीफ करना देना बंद करें। पंजाब ने जो रिएक्शन जो दिया है अब तक, अज़मा बुखारी साहबा का जो बयान सामने आया है वो तो कह रही है कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ऐसी कोई बात IMF ने की नहीं है। हालांकि वो खत जो लिखा है वजीर खजाना ने वो हम सबके पास है और ऑफ कोर्स, लेकिन ये फिर भी इसको, और आपको पता है कि क्योंकि बिकॉज यू बीन स्पोक्स पर्सन फॉर बोथ ऑफ देम, वो शाबाश मरियम जो एक क्लिप था बड़ा फेमस हुआ था कि मरियम ने बड़ा अच्छा काम किया कि डेवलपमेंट फंड से निकाल के सब्सिडी दी है। अगेन मैं ज़ुबैर साहब आपसे पूछूंगी कि ये कैसे हो सकता है कि आप IMF की मर्जी के बगैर ये काम करें व्हेन यू आर ऑलरेडी लुकिंग एट अ लोन दैट हैज टू कम, और उसके अलावा हम उनकी जो शेड्यूल्ड मीटिंग्स हैं, जो प्रिलिमिनरी मीटिंग्स हैं जिसमें एजेंडाज हैं, उसमें हमारा नाम ही नहीं है।
जी बिल्कुल, देखना एक तो ये है कि आईएमएफ का ये 24वां प्रोग्राम है जो कि दुनिया में रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी कंट्री 24 दफ़ा आईएमएफ के पास नहीं गई। व्हाट डज इट शो कि आप अगर जब हर दफ़ा जाएंगे और 24वीं दफ़ा जाएंगे तो कंडीशंस भी सख्त से सख्त हो जाएंगी, बिकॉज आईएमएफ इज सपोज टू बी अ वन टाइम रेमेडी कि जी आप मुश्किलात में, आपके डॉलर ऑब्लिगेशंस हैं जो आप पूरी नहीं कर सकते, रिजर्व से प्रेशर है, यू गो टू आईएमएफ, और इन द मीन टाइम आईएमएफ आपको कहता है कि आप दोबारा इस सिचुएशन में ना आए, इस वजह से आप इसको फिक्स करें अपने तमाम सेक्टर्स, टैक्स सेक्टर, एनर्जी सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स को, और उसके लिए आप रिफॉर्म्स करें। हम वो तो हमने किया नहीं, तो जब 24वीं जब जाएंगे 24 टाइम, तो जाहिर सी बात है उनकी कंडीशंस उतनी सख्त हो गई। अब यहाँ ये महसूस हुआ कि कम्युनिकेशन गैप ये है कि सब समझ रहे थे कि ये फेडरल हुकूमत पर तमाम जो है कंडीशंस लागू हैं, प्रोविंशियल हुकूमतों पर नहीं है। बट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? प्रोविंशियल हुकूमत अगर वही काम करे जो फेडरल हुकूमत को मना किया जा रहा है, और आप समझें कि यू आर ओवर स्मार्ट और आईएमएफ को पता ही नहीं चलेगा कि जी आपने क्या किया है, तो आप वो करने चले थे। एंड आईएमएफ हैज कम एंड राइटली सो कि भाई आप रिफॉर्म्स करें, आप उसको फिक्स करें अपने प्रॉब्लम्स को। इस तरह से कल को केपी की हुकूमत यही कर देगी, सिंध की हुकूमत 14 की जगह 28 रुपए दे देगी, फिर देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सर वो तो इंकरेज कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की करें, ये बाकी सूबे भी यही करें, बाकी सूबों को भी अल्लाह इतनी हिदायत दे कि वो करें, तो शुक्र है कि नहीं किया उन्होंने। शुक्र है उन्होंने नहीं किया। और फिर सबसे बड़ी बात है उनके अपने भाई ने क्यों नहीं किया? फिर फेडरल हुकूमत भी अनाउंस कर देती, क्यों नहीं किया? बिकॉज जाहिर सी बात है उनको तो पता था, उनको फाइनेंस मिनिस्टर ने मोहम्मद औरंगजेब साहब ने भी बताया होगा, सर ये नहीं कर सकते, आईएमएफ का हमारा सारा प्रोग्राम और पाकिस्तान का जो शॉर्ट और मीडियम टर्म का फ्यूचर है वो टोटली लिंक टू आईएमएफ है। अगर आईएमएफ नहीं होता तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। हमारी जो फॉरेन ऑब्लिगेशंस हैं, इतने डॉलर्स, जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स पे करनी है, वो उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आईएमएफ का लोन अप्रूव होगा। और उसकी वजह से बाकी, चाहे वो दोस्त ममालिक हैं या दूसरे मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं या कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दुनिया भर के ग्लोबल फंड्स हैं, या हम जाके बॉन्ड्स रेज कर सकें, वो नन ऑफ दैट विल बी पॉसिबल विदाउट दैट आईएमएफ कमिंग इन। सो एटलीस्ट हमें इस वक्त तो एक फिस्कल डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए, एंड चाहे हमें पसंद है या नहीं पसंद है आईएमएफ, हमें वो फॉलो करना जरूरी है, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। एट द पीक जब हमारा केस, अभी हम ये वरिड हैं कि सितंबर में डेट एजेंडे पर नहीं आया पाकिस्तान का नाम, उस वक्त हमने ये फैसला कर लिया, क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान। अच्छा जुबैर साहब, थोड़ा सा पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं माफी मांगे पीटीआई, फिर बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब मशर अचकज़ई से मिलते हैं, मशर अचकज़ई साहब को ख्वाजा आसिफ कुछ नहीं समझते हैं, नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात आती है सामने कि मुफाहिमत की बात की है, फिर उसको रद्द किया जाता है। ये चल क्या रहा है, और क्या पीएमएलएन की सियासत जो है वो यही मनसूबा साजी में कैसे आ गई? पीटीआई की वजह से या अपनी वजह से? लेकिन अब PMLN is obsessed about PTI just the way PTI is obsessed about PMLN। और उसमें यह है कि जीरो सम गेम है। एक बड़ा फेमस इंटरव्यू राना सनाउल्लाह का आया था, फिर उन्होंने उसकी वजाहत कर दी, लेकिन वजाहत भी जो थी वो उस हवाले से तो थी कि जी या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। और उन्होंने फिर कहा कि पॉलिटिकली, मेरा कहने का मतलब, हालांकि पॉलिटिकली नो सीनियर पॉलिटिशियन वुड विश कि जी उसका पॉलिटिकल ओपोनेंट खत्म हो जाए किसी ना किसी तरह से। इफ एट ऑल, अगर पीटीआई का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो इट्स अ फेडरल पार्टी जिसकी प्रेजेंस तो पे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, और ये होना फेडरेशन के लिए बहुत एक लाजमी चीज है। अगर आप उसको ये समझते हैं कि जी उसको किसी तरह से खत्म कर देंगे, हम उससे बातचीत नहीं करते, बट यू कांट डिनाई व्हाट हैपेंड ऑन February 8, 2024। पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले, भरपूर अंदाज में निकले, मुश्किल तरीन हालात में निकले, विदाउट अ सिंबल ऑफ द पार्टी निकले, और उन्होंने उस तादाद में वोट दिए जो उनकी अपनी पार्टी के लोग हैरान रह गए। अब उस चीज को आप, उस फैक्ट को, उस रियलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। हमने ईस्ट पाकिस्तान से क्या सबक अगर सीखना था कि एक मैंडेट जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अवाम ने मैंडेट दिया है तो उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, वरना तो आप इलेक्टोरल प्रोसेस में ही ना जाएं। अगर आपको ये था कि हम उसका पीटीआई को अगर मिल गया तो हम मैंडेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सो अगर आप पीटीआई की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उससे बातचीत नहीं करेंगे और फिर कंडीशंस रखेंगे कि जी महमूद अचकज़ई शुड ही रिप्रेजेंट, वो तो बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट आदमी के साथ कैसे बातचीत हो सकती है, कंप्लीटली फॉरगेटिंग कि आज से कुछ साल पहले
चंद साल पहले नवाज शरीफ सबसे बड़े प्रोपोनेंट थे एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स के। तो वो जब उनसे सब बात कर सकते हैं, तो आज महमूद अचकज़ई के साथ खुद ख्वाजा आसिफ कितने बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट के चैंपियन थे, असेंबली में उनकी तकरीरें हमें याद हैं। सो अगर वो बेसिस हो तो फिर तो कोई पॉलिटिक्स ही नहीं कर सकता, किसी तरह से बातचीत ही नहीं हो सकती। इतने क्रिटिकल सिचुएशन में जहां बलोचिस्तान खास तौर पर, और जिस सूबे से महमूद अचकज़ई का ताल्लुक है, और हमें पता है आपने अख्तर मैंगल का आज का हवाला भी दिया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है। अगर उस किस्म के लोगों को हम पुश आउट कर देंगे तो फिर हम किसके साथ बातचीत करेंगे, किस तरह से कोहेजन बिल्डअप करेंगे, किस तरह से लोगों को मुतमिन करेंगे कि वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करें और पहाड़ों में जाके बंदूक ना उठाएं। सो आई थिंक PMLN एज दी पार्टी जो कि गवर्न कर रही है और जैसे भी कर रही है, बैठी है, इस वक्त फैसला साजी उनके पास है, उनका काम है कि दे शुड मूव फॉरवर्ड एंड इनकरेज किसी किस्म की बातचीत स्टार्ट हो, और किसी किस्म का ये जो आज कल का जो माहौल है उससे घुटन से हम बाहर निकल सकें और कौम की मुफाद में, अवाम की मुफाद में फैसले कर सकें। मुझे ये, जैसे हमें जो खबरें मिल रही हैं, जैसे हसन न्याजी साहब को भी अगर अडयाला जेल लाया गया है कोई इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए, कोई इमरान खान साहब से कोई सवाल जवाब हुए हैं, तो ये क्लियर लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्राई होंगे, या फिर वो 9th वे के हवाले से जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं उनके हवाले से कोई एविडेंस निकल के बाहर आएगी। सो आर दे बैंकिंग ऑन इमरान खान being tried in military court? Is that what PMLN is banking on? लेकिन मुझे नहीं पता PMLN क्या बैंक कर रही है। PMLN का एक चीज़ तो मुझे पता है, बिल्कुल क्लियर है, दे वांट टू सी द लास्ट ऑफ इमरान खान, कि जी फॉर देम के आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो पूछें हु इमरान खान। सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इमरान खान is an enemy and he has been given the enemy status, और उसके साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता, उसके साथ चल नहीं सकता। उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर वो इमरान खान की रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और कोई बातचीत करते हैं, तो the worst party to suffer as a result will be PMLN, because पंजाब मार्का है, पंजाब में सब कुछ तय होता है कि इस्लामाबाद में हुकूमत कौन बनाएगा। तो पंजाब में जाहिर है मुकाबला PMLN और PTI का है, और अगर मुकाबला है तो मुझे आजकल की सिचुएशन नहीं पता, बट February 8 को जब इलेक्शन हुए थे तो क्लियर विनर PTI था। तो PMLN इज फाइटिंग बैटल फॉर सर्वाइवल, और उस बैटल फॉर सर्वाइवल के लिए दे वांट टू सी द एंड ऑफ PTI बाय हुक और बाय क्रुक, व्हाटएवर इट टेक्स। तो मुझे नहीं पता कि PMLN के इंटरनल, हालांकि बाय द वे जो मैं जिन नवाज शरीफ को जानता हूँ, ही इज़ नॉट द टाइप। इनको इस पोजीशन में लाने में मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो हाथ है उस शहबाज शरीफ साहब का है, बिकॉज वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में कभी इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव करते भी नहीं थे। ही वॉज ऑलवेज अ प्रो एस्टैब्लिशमेंट पर्सन। वो पावर पॉलिटिक्स के फेवर में हमेशा से थे, पॉलिटिक्स ऑन प्रिंसिपल के फेवर में कभी भी नहीं थे, अनलाइक नवाज शरीफ साहब। तो अब मसला ये है ना कि नवाज शरीफ साहब को वहाँ ला के बिठा दिया गया है जहाँ वो अब उस बयानिए की तरफ जा भी नहीं सकते जिसके चैंपियन इमरान खान बन के हैं, कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स एंड सो ऑन। सो ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड फॉर नवाज शरीफ, एंड ऑप्शंस जब लिमिटेड हैं नवाज शरीफ के लिए तो PMLN के लिए लिमिटेड है। तो किसी न किसी तरह से धक्का लगाएं और इसको चलाते रहें, कीप इमरान खान बिहाइंड बार्स फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, और फिर वो थक हार के पार्टी खत्म हो जाए किसी तरह से। ये है स्ट्रेटजी बेसिकली, बट दैट विल हैव डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। पर नवाज शरीफ साहब का आपको क्या लग रहा है, PMLN का फ्यूचर? नवाज शरीफ साहब को सदर तो बना दिया गया है, लेकिन वो आधा वक्त मरी में गुजारते हैं, फिर आते हैं तो रिलीफ की बात करते हैं, फिर मरीम नवाज साहबा उनको इंक्लूड करती हैं कि इनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता था। सो क्रेडिट दिया जा रहा है मियाँ साहब को, और आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब डजंट बिलीव इन पॉपुलिस्ट, बिलीव्स इन पॉपुलिस्ट एंड पावर कंट्रोल पॉलिटिक्स। बट माय पॉइंट इज के फिर नवाज शरीफ साहब क्या इतना से भी नहीं है उनका शहबाज शरीफ साहब के ऊपर? डू यू थिंक शहबाज शरीफ साहब हैज मोर इन्फ्लुएंस ऑन नवाज? एक्चुअली सना, जब मियां नवाज शरीफ वापस आए थे अक्टूबर लास्ट ईयर, तो उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था जो एज इवेंट्स अनफोल्डेड, और जितनी तेज़ी से इवेंट्स अनफोल्ड हुए कि उनके कंट्रोल से बाहर थे। वो जेन्युइनली ये समझ रहे थे, उनको जो कहा गया था कि PMLN विल विन इलेक्शंस इन February 2024। इनफैक्ट इलेक्शंस को जो
डिले किया गया था वो उन्हीं की वजह से किया गया था कि ताकि वो वापस आ जाएं, सेटल हो जाएं, कुछ कैंपेन कर सकें। PMLN की जो गिरती हुई साख थी जो सबको नज़र आ रहा था बाय इलेक्शंस में, हर किस्म के जो 2022 के बाद हालात थे पंजाब में, KP में ख़ास तौर पर, पंजाब और KP में ख़ास तौर पर, तो वो PMLN को फैसिलिटेट मियां नवाज शरीफ कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि उसको ठीक कर सकेंगे। एंड मियां नवाज शरीफ समझ भी रहे थे कि जब इलेक्टोरल टाइम आएगा तो लोग खास तौर पर पंजाब में उनको एक क्लियर कट मेजॉरिटी देंगे जिसके बेसिस पर वो हुकूमत फॉर्म कर सकेंगे। दैट वाज बेस्ड ऑन रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दैट वाज फेड टू हिम कि जी PMLN बहुत पॉपुलर हो रही है और उनके आने के बाद। बट इवेंट्स इतने तेजी से अनफोल्ड हुए कि February 8 हुआ, February 8 की रात को जाहिर सी बात है वो हैरान रह गए कि ये रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट्स को रोक दिया गया और उनको फिर ज़बरदस्ती February 9 की शाम को, आपको याद है जब 265 सीट्स के रिजल्ट्स जो भी आए थे उसमें से सिर्फ 65 से 68, कुछ चैनल 65 बता रहे थे, कुछ 68, कुछ 67, बट अराउंड दैट नंबर PMLN के खाते में थे एंड ही वाज फोर्स्ड टू मेक अ विक्ट्री स्पीच। अब जाहिर सी बात है कौन बैठ के 65-66 सीट्स आउट ऑफ 265 के बेसिस पर विक्ट्री क्लेम कर सकता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन पंजाब एंड Islamabad. But I think things went out of his control, the way his brother managed things, the way some of the other party leaders managed things कि जी उनसे छुपा के रखा कि हकीकत क्या है। अगर उनको हकीकत पता होती तो मेरा ख्याल है वो लंदन से भी ना आते और 100% कम से कम NA 130 में तो ना कॉन्टेस्ट करते। तो अब सडनली ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ नो विन पोजीशन। वो करें क्या इस वक्त? बयानिया उनके पास नहीं है, बयानिया इमरान खान के पास है, हुकूमत उनके भाई के पास है। एक हद तक क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपने भाई को, उससे ज़्यादा तो जा भी नहीं सकते कि जी रिलीफ देना चाहिए अवाम को। अब रिलीफ कैसे दिया जाएगा? वो सब्सिडी करके जो उनका इरादा था कि वो चलेगा, वो दिस इज नॉट 1990s और अर्ली 2000 जब IMF खामोशी से उसको एक्सेप्ट करता था। बट द वे आउट फॉर नवाज शरीफ कुड बी Zubair साहब, sorry, I mean, अगर बयानिया मिसिंग है तो I think if he attaches himself to Haqqan Abbasi and Mashar Achakzai and you know the likes of it, do you think he could do that? He could go against his own brother's government to win back control of himself and his Bayaniya? No, he can't go against his own government because उनका सबसे बड़ा स्टेक उनकी अपनी बेटी है और उनके पास पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप है। ये तो हमेशा से था कि जी he wants to see his daughter claiming the rightful position that she deserves, and especially all credit to her कि जब PMLN बिल्कुल ख़त्म थी, PTI की हुकूमत थी और उस वक़्त पॉलिटिक्स ऑफ डिफायंस, रेजिस्टेंस करने की ज़रूरत थी, एक करेजियस लीडर की ज़रूरत थी, तो मरीम नवाज उस वक़्त बाहर निकली। तो शी आउटस्मार्टेड ऑल अदर PMLN लीडर्स इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब। इस वजह से ये इतना डिफरेंसेस भी थे। एक तरफ मुफाहमती बयानिया था जो शहबाज शरीफ लेके चल रहे थे, दूसरी तरफ मुजाहमती बयानिया था जो कि मरीम नवाज लेके चल रही थी। शी बिकेम द पॉपुलिस्ट लीडर। सो उनकी शी डिजर्व दैट कि जी जब वक्त आएगा अगर PMLN को मौका मिलेगा तो शी विल ऑक्यूपाई द How long do you think this system will continue? आपको लग रहा है 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे इसी तरह से? लेकिन 5 साल का सना इलेक्शन के फौरन बाद भी लोग पूछते थे, तो मैं एक एग्जांपल देता था कि अगर आप जनरल परवेज मुशर्रफ का इलेक्शन देखें 2002 का, उस वक्त भी मैसिवली रिग्ड इलेक्शन था जो जिसमें PMLQ को लाया गया था, PMLN को साइडलाइन कर दिया था, PVP को साइडलाइन, द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। वो रिग्ड इलेक्शन भी 5 साल तो चल गया था बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, जनरल मुशर्रफ ऊपर बैठे थे एज प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ, तो वो चल गया था। तो इसकी कोई गारंटी पाकिस्तान में नहीं होती कि ये अगर इसके पास मैंडेट नहीं है तो ये चल नहीं सकता। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन PTI कितनी पॉलिटिक्स अच्छे तरीके से करती है। अगर रोज अनाउंस करके आप फिर जलसा नहीं करेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी को लॉस जो होगा वो फिर बढ़ता चला जाएगा, लोगों में मायूसी उसके सपोर्टर्स में। सो लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे बड़ी बात है इकोनॉमी कैसे चलती है, अवाम के मसाइल किस किस्म के हैं, उनको
कोई रिलीफ मिलेगा इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म? अगर नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है लोगों का एंगर बढ़ेगा और इस हुकूमत का चलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट देयर सेवरल अदर थिंग्स। उस वक्त जो 2002 के बाद फ़ायदा PMLQ को ये था कि पाकिस्तान हैड बिकम अ फ्रंट लाइन स्टेट और अफगानिस्तान उसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे थे, पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही थी, वेस्ट सपोर्ट कर रहा था, लोन्स हमारे माफ़ हो रहे थे, कुछ डिले हो रहे थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दोज बेनिफिट्स केम एंड PMLQ वाज एबल टू सर्वाइव। इस दफ़ा ऐसा कोई माहौल, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट नहीं है कि पाकिस्तान कैन गो थ्रू दैट डिफिकल्ट फेज। सो आई डोंट सी वैसे कि जी ये चल सकती है, बट वन नेवर नोज इन पाकिस्तान। ओके, वन नेवर नोज इन पाकिस्तान। ऑन दैट थैंक यू वेरी मच। आई होप यू मेड अ डिसीजन। आप जा रहे हैं किसी पार्टी में? मैं तो फिर पूछूंगी आम अवाम पाकिस्तान पार्टी में या PTI में? कोई आपने डिसीजन लिया है? सना जब होगा तो आपको बता दूंगा। चले जरूर, अब मैं इंतजार कर रही हूँ, हर प्रोग्राम में आपसे पूछूंगी। ओके, बहुत शुक्रिया आपने ज़ुबैर साहब। आज पार्लियामेंट से एक ज़ाहिर शख्सियत ने इस्तीफ़ा दिया है, तो आई थिंक इट्स अ सैड डे। और उन्होंने ये कहा है कि आई हैव नो ट्रस्ट इन दिस गवर्नमेंट, आई हैव नो ट्रस्ट इन द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट। और ये इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया है। नेशनल असेंबली से वो निकल गए हैं और वो हैं अख्तर बेंगल साहब। दैट इज़ द सैडेस्ट इवेंट टुडे। PTI के साथ भी मामला ये हुए थे जब उन्होंने इत्तेहाद किया था PTI की हुकूमत में, तब भी मिसिंग पर्सनस का एक इशू था, आज भी है। वो बोलना चाहते थे, आज कोरम पूरा नहीं था, लेकिन PTI के लीडर ही थे जो बोल रहे थे बीच में। लेकिन इन एनी केस that it is sad, but will क्या करना चाहिए PMLN हुकूमत को, इस पर बात करते हैं। शजरा मनसब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज से, उमैर न्याज़ी साहब PTI से। उमैर साहब, इनको वापस आना चाहिए असेंबली में, या आपको लगता है कि ही मेड द राइट डिसीजन? अच्छा जी, देखें राइट डिसीजन तो टाइम बताएगा, मगर जो हमारे सिस्टम के लिए है ना, ये बड़ा डेंजरस डिसीजन है। क्योंकि देखें ये जो पोस्चर उन्होंने लिया है कि उन्होंने स्पेसिफिक लफ्ज़ यूज़ किया है कि मैं अपने हिस्से की ईंट मैंने निकाल ली है, तो मीनिंग देयर बाय कि सिस्टम पे इतना डिस्ट्रस्ट है कि वो अब इतने सीजन पॉलिटिशियन हो के भी अब इस सिस्टम में नहीं रहना चाहते। तो जब इस तरह से एक एक करके लोग एलिनेट होते जाएं तो सिस्टम चलाएगा कौन? देखें, सिस्टम को पॉलिटिशियंस ने चलाना है, सियासतदानों ने चलाना है, सियासी पार्टियों ने चलाना है। इसलिए अब देखें उन्होंने जो नुक्ता उठाया कि बलूचिस्तान से आए हुए नुमाइंदगान उन लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते, तो ये बड़ा सवालिया निशान है। इसी तरह हम भी वो इलेक्शन के प्रोसेस की फेयरनेस पे बात करते हैं, पास में भी इस पे बात होती रही, मगर कभी भी कोई कॉन्क्रीट काम उस पर नहीं हुआ। आज मौका है, इसी को प्रीटेक्स्ट बना लें। स्पीकर साहब को चाहिए कि ये इस्तीफ़ा नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए और एक ब्रॉडर डायलॉग ओपन करें। ये ब्रॉडर डायलॉग ओपन नहीं करेंगे तो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्पेस ख़त्म कर देंगे। और जिस तरह से जो सिचुएशन है कि आवाम को रिलीफ नहीं है, टेररिज्म ऑन द राइज है, तो हम एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जहाँ सियासतदान भी जो सोच रहे हैं और आवाम भी ये सोचेंगे कि पार्लियामान रिडंडेंट हो गया। और अगर ये वाली सोच जो है एक बन गई कि जी वाकई ही ऐसे है, तो फिर उसके बाद हमारी स्पेस रहती नहीं है इस सिस्टम को बचाने के लिए। शजरा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने कि स्पेस ही नहीं बचेगी। मतलब आप लोग रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, IMF उसको आपको पता है कि किस तरह से उसको क्रॉस आउट कर देता है। अब मामला सिर्फ पंजाब और नवाज शरीफ के साहब की साख बचाना नहीं है, मामले मतलब मुल्क बचाना है। टेररिज्म इज ऑन द राइज, आपको पता है किस तरह से अबडक्शंस हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान के मामला हैं। और अगर हम कौम पर जमातों को इस तरह से श्रिंक करेंगे तो फिर बात किससे करेंगे? ये आज बहुत वाकई अफसोसनाक वाकया हुआ है। हमें इस चीज का अफसोस है। इसमें ये सियासतदान एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने आज ये जो डिसीजन दिया, इसके ऊपर हम डेफिनेटली उनसे बातचीत करेंगे। हुकूमत ने बातचीत शुरू कर भी दी है और उनको जो है वापस पार्लियामेंट में लाने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश करेंगे, बिल्कुल बलूचिस्तान में जो हालिया वाकयात हुए उसकी हमने सबने मजम्मत की। और ये भी नजर आया कि एक शिफ्ट स्ट्रैटेजी में नजर आया दहशत गर्दों की, कि एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड ये एफर्ट थी जो इस दफा हुई है। और काफी जगह पे एक ही वक्त में इस तरह से हमले होना, ये पहले इस तरह से नहीं हो सका। फिर एक सुसाइड बॉम्बर्स में हमने देखा कि एक बलोच लड़की थी, बच्ची, अब इट हैजंट बीन प्रूव्ड कि वो अभी थी या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये सुनने में आया। तो ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए और बैरूनी ताकतें जो बलूचिस्तान के लिए खतरे का बायस हैं वो तो है ही हैं, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हमारे हमसाया मुल्क जो है और दीगर ताकतें बिल्कुल अंडरमाइन करना चाह रही हैं।
तो इसके लिए एक बहुत हमें जामे स्ट्रैटेजी बना के आगे चलना चाहिए, और उसमें दहशतगर्दों को खत्म करना वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, वो ऑपरेशन जारी है इंटेलिजेंस बेस्ड, और वो बहुत जरूरी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर अख्तर मेंगल जैसे लोग फील करते हैं कि वो उस तरीके से नहीं आगे आ सके या कुछ, तो बिल्कुल उनको आना चाहिए। पार्लियामेंट रिडंडेंट करने की जो बात की इन्होंने, तो बिल्कुल पार्लियामेंट रिडंडेंट तो तभी होगी ना जब आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टी समझेंगी। अब इनकी पार्टी जो ऑपोजिशन पार्टी है पीटीआई, वो आके पार्लियामेंट में आवाम के लिए बात नहीं करती है। इस किस्म के जो जरूरी अहम पाकिस्तान के लिए कौमी मफाद के लिए जो चीजें उन पर बात करने की बजाय वो सिर्फ एक बात करती हैं कि इमरान खान को छोड़ दो, जो कि हुकूमत ने नहीं करना, वो तो अदालतों ने करना। तो इन सबको मिलके, और फिर ये बार बार कहते हैं कि हमने सियासी कुव्वतों से बात नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। तो बात यह कि तमाम सियासी कुव्वतें जब मिलके बैठेंगी पाकिस्तान के मफाद के लिए और सोचेंगी कि किस तरीके से बातचीत करके, मुज़ाकरात करके इन मामलात के हल निकाले जाए, तो तभी एक वे फॉरवर्ड आएगा। उमैर न्याज़ी साहब, आप इस पर रिएक्ट करेंगे? क्योंकि ठीक है, अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट को अपनी क्लैरिफिकेशन देनी है और आपने इन तीन जमातों से बात नहीं करनी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीपल्स पार्टी एंड ऑफ कोर्स नून लीग, तो आप लोग ये रिडंडेंट तो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप लोग आपस में बैठ नहीं रहे हैं, बट यू स्टिल वांट टू टॉक टू द एस्टैब्लिशमेंट। ये बात रऊफ हसन साहब भी कर चुके हैं, आपने अचकज़ई साहब को मैंडेट जरूर दिया, से भी बात करेंगे, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपको वाकई सियासतदानों से बात करने की जरूरत है? किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए आप दोनों जमातों के दरमियान? अच्छा, नहीं, इसमें जी दो एस्पेक्ट हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत है, क्योंकि डायरेक्ट 9 मई का इल्ज़ाम लगाया जाता है पीटीआई पे कि जी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले किए, तो अब वो क्लैरिफिकेशन पीटीआई ने किधर देनी है? ठीक है, पॉलिटिकल साइड तो एक इल्ज़ाम लगा रही है ना, और एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि पीटीआई और आर्मी मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाएं, ठीक है ना, तो वो एक पोजीशन तो क्लैरिफाई करनी, एक वो एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है, देखें जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो पार्लियामान में बात करती हैं, पार्लियामान में डिस्कशन भी चलती है, मगर जब आप देखें पार्लियामान में आप तमाम लेजिस्लेशन लाते हैं थ्रू बैकडोर चैनल, कि आप कोई किसी से शेयर ही नहीं करते, आप रूल्स रिलैक्स करते हैं, अचानक बिल ले होता है और उसको पास कर देते हैं। इलेक्शन एक्ट में भी अमेंडमेंट लानी होती है तो थ्रू प्राइवेट मेंबर बिल आ जाती हैं। IMF ने बजट दिया, फ्लोर ऑफ द हाउस पे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये हमें दिया गया है। तो जब डिलिबरेशन ही नहीं होंगी, आप किस तरह की बात हमसे एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब आप अब जुडिशल पैकेज की बात हो रही है, कोई कहीं बात हो रही है, क्लोज डोर्स में बात हो रही है कि किस तरह से अदलिया को टूथलेस कर दिया जाए। तो मतलब जब इस तरह के मामलात चलेंगे तो किस तरह से ऑपोजिशन ऑन बोर्ड होगी? आप देखें कोई कॉन्क्रीट हो चीज आप डिस्कशन करें तो वो स्टैंड भी करेगी। आज आप देखें IMF ने भी आपके रिलीफ पैकेज पे हाथ उठा दिया, उन्होंने, मतलब आप प्रोसेस को सोच ही नहीं रहे। बजट में कोई एलोकेशन पहले की ही नहीं हुई, जो एलोकेशन की हुई है वो हटा के कहीं और करना चाहते हैं, तो ऐसे तो नहीं कोई आपको करने देगा, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि ऑपोजिशन बात नहीं कर रही। जी शजरा, देखिए ईवान के अंदर ये बहस करनी चाहिए इन मामला के ऊपर। ये कह रहे हैं कि हम ये अब ले आते हैं, बिल्स ले आते हैं, वो आज प्राइवेट मेंबर्स डे था, प्राइवेट मेंबर्स बिल जब लाते हैं, ये उनका इस्तेहकाक है, हर प्राइवेट मेंबर अपना बिल ला सकते। एक पार्लिमानी जमहूरियत में ऑपोजिशन का एक रोल होता है, ये इन्होंने आज तक वो रोल नहीं अदा किया, और ये मतलब अपनी वो एक नैरेटिव सा बना के फॉर्म 47, फॉर्म 45, जो इनको भी पता है कि उसके पीछे कोई भी हकीकत नहीं है। 2018 का जो रिग्ड इलेक्शन था, जो कि पाकिस्तान की तारीख का बुरा तरीन रिग्ड इलेक्शन था, उसके बाद तमाम पार्टीज ने, जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने ये फैसला किया कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे और पार्लियामेंट में बैठेंगे। लेकिन इन लोगों ने सब हुकूमत में होते हुए भी तमाम पार्टीज को रिजेक्ट किया। आपको याद होगा तब इनका एक नैरेटिव था करप्शन का, जो कि अब इन एनी केस वो खत्म हो चुका। अब इनकी अपनी KP के अंदर इनके अपने गुजरा जो हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, बट एनीवे तभी भी नहीं इन्होंने बात सियासी कुव्वतों में यकीन किया, और आज जब ये अगर ऑपोजिशन में अभी भी नहीं कर रहे। तो द क्वेश्चन इज कि जब ये सियासत अपनी पार्लियामान में खुद बिलीव नहीं करते, आके वहां पे बहस नहीं करना चाहते, सवाल नहीं उठाना चाहते,
अगर कोई बिल आए तो आए उस पर बहस करें। तमाम बिल्स जो है वो कमिटीज में जाते हैं, कमिटीज में तो बहस होती है, लेकिन ऐवान के अंदर इन्होंने कोई बहस नहीं करनी। इन्होंने कोरम पॉइंट्स आउट करने हैं, जैसे कि इन्होंने आज भी किया। ये सब तख्तर मेंगल साहब की स्पीच होने लगी थी, तो इसका तो मतलब है कि पार्लियामेंट को खुद वो करने की कोशिश करे ना, रिडंडेंट, जो कि मैं समझती हूँ बहुत खतरनाक चीज है। इसके लिए इससे किसी पार्टी को फायदा नहीं होगा, किसी भी सियासी कुव्वत को फायदा नहीं होगा। इनको द लार्जर पिक्चर में देखना चाहिए कि मुल्क का क्या फायदा है, उसके तनाजुर में अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। न्याजी साहब, ये जो 8 तारीख को आपका जलसा होगा, या ये सिर्फ बानी पीटीआई की हक के हक में और उनकी जेल से निकालने के हवाले से तो नहीं है? आपने तो महंगाई को भी इसमें रखा है, इसमें आपने और भी चीज़ों को मेंशन किया है, और जाहिर है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो इन्होंने बात की उस पर मैं भी बात कर लेती हूँ। अब शकील खान साहब ने मुलाकात की इमरान खान साहब से, फिर उन्होंने रिज़ाइन दिया, फिर आतिफ खान ने उनकी हिमायत में एक ट्वीट की, फिर वो साइड लाइन हो गए। अब ये कमेटी बनी, उसके बाद वो मतलब अजीब मामला चल रहे हैं। कुछ अलवी साहब संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अलीमा खान साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आप लोगों के अपने अंदर अगर ये रहेगा तो ये कैसे आप इसको फॉरगो करेंगे कि आपके मामला ठीक हो जाएं? अच्छा देखें, अंदर के डिफरेंसेस रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का देखें कि सबसे बड़ा इस वक्त क्राइसिस क्या है कि उसके लीडर, और ऐसा लीडर कि जिसने ये पार्टी बनाई है, जिसकी सारी स्ट्रगल की वजह से आज पीटीआई इस मकाम पे पहुंची है, और इस वक्त ऐवान में एक बंदा भी बैठा हुआ ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो इमरान खान की हमायत के बगैर जीत के आया है, क्योंकि वोटर बेस रिवॉल्व अराउंड ही इमरान खान साहब की ज़ात के इर्द गिर्द कर रही है। जब सिचुएशन इस तरह की हो तो इस तरह के डिफरेंसेस मैटर नहीं करते, क्योंकि अगर किसी का इख्तलाफ भी है वो फिर भी लुक अप टू किसको कर रहा है, इमरान खान साहब की तरफ कर रहा है। और ये मतलब सरफेस की सतह के डिफरेंसेस हैं, सतही किस्म के डिफरेंसेस हैं जो कि किसी वक्त भी सेटल हो जाएंगे। और जहाँ तक बाकी मामलात का ताल्लुक है, देखें जलसा है वो इस पे है कि 8 फरवरी का इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था। वो अगर आप ब्रश साइड कर दें कि जी पास में भी धांधली होती रही, अगर पास में धांधली हुई है तो उसको भी प्रोब करें। देखें 1990 का इलेक्शन था, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, असगर खान की पैसे का लेन देन प्रूवन ऑन रिकॉर्ड है, हमने आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज पार्लियामेंट के पास मौका है, आज करें, बेशक 2018 के इलेक्शन को भी खोल लें, जुडिशल प्रोब कराएं, चीज को डिसाइड करें। इस तरह से हम आगे पीछे करने से हल की तरफ नहीं पहुंचेंगे। इससे इदारे कमजोर हो रहे हैं, इदारों की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जाती है। और इस वक्त एक मौका है, दलेर बने, और हम भी इस को बैक करेंगे। आप करें, कमीशन बनाएं, सारे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जुडिशल कमीशन बनाने पे क्यों एतराज है शजरा? क्या मसला है इसमें? जुडिशल कमीशन अगर बना दी जाए, एक जेआईटी बना दी जाए कि भाई ये क्यों, ये 9 मई पे। और फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और वो बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे इम्पार्शियलिटी नहीं दिखाएगा, ना पार्शियलिटी दिखाएगा, और जो भी कसूरवार होगा उसको सज़ा मिलेगी। और ये एक बड़ा फेयर एंड क्लीन सिस्टम है। काश कि ये फेयर एंड क्लीन सिस्टम हमें अपने जस्टिस और अपने लॉज में भी नज़र आए। उसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। वी विल सी यू टुमारो।